कल जैसे 30 सितंबर था, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। और आज है 1 अक्टूबर, ठीक है। आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस या बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। जिसको मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अध्यादेश पारित हुआ था 14 दिसंबर 1990 को। और इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक महासभा है, जिसे जनरल असेंबली कहते हैं, इसने अपने सिद्धांतों को देते हुए 1 अक्टूबर को विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा या फिर मंजूरी देता है सन 1990 को, 1991 को। कब? 1991 को। तो आप जानते हैं आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है। हम बात करते हैं जो आगामी परीक्षाएं हैं। जैसे अक्टूबर माह में बहुत सारी से परीक्षाएं होने को हैं। जैसे आप जानते हैं एसएससी भी है। एसएससी के अंतर्गत आपका सीपीओ एसआई है, ठीक है। सीपीओ एसआई ने क्या कहते हैं? दिल्ली पुलिस ना, दिल्ली पुलिस का है। और अन्य जैसे स्टेनोग्राफर का है, इसी में शायद पीईटी भी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और आगामी जो आपकी समीक्षा आधिकारिक परीक्षा आनी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक जो अभी तक हम साइंस पढ़ रहे थे, साइंस लगातार पढ़ेंगे, लेकिन आज स्पेशल संडे के लिए देखा गया है संविधान भाग को हम शुरू किए हैं। और संविधान में हम उन बिंदुओं पर अहम रूप से चर्चा करेंगे जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं कि संविधान क्या है। तो पहली बात तो जानिए संविधान क्या है। आप संविधान को जब तोड़ोगे तो सम प्लस विधान इक्वल टू संविधान, और ये यहाँ पर देखोगे कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा, तो संविधान, वो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो सम मतलब सबके लिए जो समान कानून, सबके लिए एक जैसे कानून यानी समान कानून बनाए गए और सब पर लागू हो। इन बातों को जिस ग्रंथ में या जिस पुस्तक में लिखकर तैयार किया गया, वह पुस्तक भारतीय संविधान कहलाई। क्या कहलाई? भारतीय संविधान, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। और इस भारतीय संविधान को लिखने में अहम रूप से भूमिका निभाई है जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने लिखा है अपने 6 माह के समय के दौरान, ठीक है। जो हस्तलिखित इन्होंने संविधान बनाया, इसको कंप्लीट करने में इनको 6 महीने का समय लगा। और उसका जो मूल पुस्तक का वजन है 3.75 किलोग्राम है, अर्थात कह सकते हैं 4.25 किलो के लगभग ये पुस्तक है। जो वर्तमान में जो संसद है, संसद की लाइब्रेरी में हीलियम बॉक्स में फोल्ड करके रखा गया है, जिसके कारण यह खराब ना हो, ठीक है। अहम सवाल बनता है कि जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ है, तो इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने की बात आती है, तो इसे प्रमाणित करना यानी हस्ताक्षर करने की बात आती है। तो 2 अहम लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहला नाम आता है बलवंत राय मेहता। क्या नाम आता है? बलवंत राय मेहता, जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। और दूसरा नाम आता है उन्हीं के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। इस बात को अहम रूप से ध्यान रखेंगे और इनकी बात अभी हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं जो संविधान है, संविधान का विकास कैसे हुआ, अर्थात इसका संविधान का इतिहास जान लेते हैं, कहाँ संविधान बनना शुरू हुआ है। तो संविधान जिसे हम कहते हैं संवैधानिक विकास, इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र पर अगर आपको शासन करना है, तो किसी भी क्षेत्र पर शासन करने के लिए अर्थात उसे शासित करने के लिए हमें कुछ अहम बिंदुओं के रूप में कानून को समाविष्ट करना पड़ता है। और उसके लिए हम भूल न जाएं, सबके साथ समरसता का भाव रखते हुए समान न्याय करें, इसके साथ उन बिंदुओं को लिख कर रख लिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत भारत में कब होती है, इसको जानेंगे। तो पहली बात, भारत में जो राज्य और रजवाड़े थे वो तो करते ही थे, लेकिन भारत में एक विदेशी मुल्क के खरगोश आए थे, उनका नाम होता है यानी यूरोपियों में अंततः कौन विजय प्राप्त किया, तो आप जानते होंगे। एक सवाल आता है, सन 1760 में एक युद्ध होता है
वांडीवास युद्ध। कौन सा? वांडीवास युद्ध। वांडीवास युद्ध के अंतर्गत हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटिशर्स फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसियों को भगा देते हैं और एक छत्र अधिकार, उनका व्यापारिक एकाधिकार हो जाता है भारत पर। तो सवाल ध्यान रखना कि ब्रिटिशर्स का व्यापारिक क्षेत्र पर हमेशा के लिए एकाधिकार कब प्रारंभ हुआ? समझ जाएंगे सन 1760। युद्ध का नाम है वांडीवास युद्ध। कौन सा? वांडीवास युद्ध। इसके जस्ट एक साल पहले वेदरा युद्ध में इन्होंने डचों को भगा दिया था। आप नाम सुने होंगे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो आप जानते हैं कि वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा आया था जो 1497 से लेकर निकला था और 1498 में भारत पहुंचा था। समझ पाएंगे ना? 20 मई सन 1498 को यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद धीरे धीरे करके वास्को डिगामा कितनी बार आता है? कुल मिलाकर के 3 बार आता है। पहली बार कब आया? 1498 में भारतीय भूमि पर पहुंचा। दूसरी बार आता है 1502 में और तीसरी बार ये आता है 1524 में। और 1524 में आता है तो उस समय ये पुर्तगाल का गवर्नर बनकर के आता है और इस प्रकार जब आता है तो कुछ ही समय के बाद इसकी भारत में मौत हो जाती है और इसका समाधि स्थल इस प्रकार से केरल के कोचीन में है। तो बताइए कौन सा ऐसा पुर्तगाली वायसराय था जो भारत में मर गया, अर्थात उसकी समाधि है, उसका नाम है कौन? वास्को डिगामा। तो हम ये बात सब इतिहास में पढ़ चुके थे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं संविधान। हम केवल संवैधानिक विकास की बात करेंगे। देखिए, भारत में अंग्रेज भी आए किसके लिए? व्यापार करने के लिए। बड़ी परीक्षाओं के सवाल अक्सर आता है कि बताइए अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यापार करना, नाट अधिकार करना। समझ जाओगे ना? तो सोचिए, ये यहाँ पर जब आते हैं तो इसके लिए धीरे धीरे करके व्यापार इनका चलता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, समय है 23 जून सन 1757। 23 जून 1757 को आप जानते हैं एक गांव में कहावत ही है कि जब अपने ही होते हैं और अपनों में ही आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव अगर होने लगता है तो वहां पर बाहरी शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। तो जब बाहरी शक्तियों का प्रवेशन हो जाता है तो आप समझ सकते हैं अंतः शक्ति स्वतः ही ह्रास होने लगती है। आपने सुना होगा इस बात को कि जब बाहरी शक्ति अगर प्रवेश करने लगती है तो अंतर जो अपनी आंतरिक शक्ति होती है स्वतः ही वो ह्रास होने लगती है, अर्थात नष्ट होने लगती है, निक्षीण होने लगती है और बाहरी शक्ति प्रबल होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी शक्ति होती है वो क्या? वो WBC की तरह काम करती है। ठीक, और जो बाहरी शक्ति होती है वो एक डिसीज की तरह काम करती है। ठीक उसी तरह भारत के क्षेत्रों में जो राज्य रजवाड़े थे, राज्य रजवाड़ों में आपस में ही सामंजस्य नहीं था, अर्थात इनमें अस्थिरता का भाव हमेशा छाया रहता था। एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना रहती थी और इस प्रकार से इसमें बाहरी शक्तियों को प्रवेश करने का मौका मिला और बाहरी शक्ति वही प्रवेश में आएगी जो तुम्हारे एकदम निकट रहेगी, है ना? हमने पीछे सिखाया था, बहुत कुछ सिखाया इतिहास में। उसी तरह से यहाँ पर सन 1757 में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम होता है बैटल ऑफ प्लासी, अर्थात प्लासी का युद्ध होता है। जो प्लासी का युद्ध होता है कब होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। 23 जून सन 1757। इसमें आप जानते हैं कि एक जो बंगाल का प्रबल जबरदस्त राजा था, उसका नवाब था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का जो सेना नायक था मीर जाफर ने धोखाधड़ी किया था। और फिर कैसे किया था? क्योंकि हमने सिखाया था कि जो मीर जाफर जो था वो जिसका सेना नायक था उसका क्या नाम था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम एंड कंपनी, ये सभी लोगों ने क्या किया था? इन सब लोगों के किसका हुआ था? साजिश का शिकार हुआ था सिराजुद्दौला और इस प्रकार से मीर जाफर बिक गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। समझ जाओगे ना? और रॉबर्ट क्लाइव कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव भारत का वो जो है ऐसा व्यक्ति है, ब्रिटिश का ऐसा व्यक्ति है जो प्लासी युद्ध जीतने के बाद ये बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो इस प्रकार से सवाल है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। समझ जाओगे ना? फिर ये लौट जाता है, यानी बात बताने के लिए आप समझ सकते हैं, आप किसी दूसरे क्षेत्र में रहते हैं और आप कोई बड़ा काम करते हो, कोई बड़ी अचीवमेंट करते हो तो उसको बताने के लिए घर वालों के पास जाते हो ना। तो वैसे ये ब्रिटेन चला गया और फिर उस प्रकार से सब काम हुआ, आप सब जानते हैं। तो इसके समय यानी 1757 से ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित होना प्रारंभ हुई। ठीक, अभी स्थापित नहीं हुई है, बस शुरू हुई है। ठीक है, लेकिन कुछ ही समय के बाद 22 अक्टूबर सन 1764 को एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध। अक्सर सवाल आता है कि प्लासी कहाँ है? तो प्लासी नामक मैदान बंगाल में पड़ता है।
ठीक है। और उसके बाद प्लासी कौन सी नदी के तट पर है? तो भागीरथी नदी के तट पर है, जानते रहेंगे। ये जो बक्सर है, बक्सर वर्तमान के बिहार में है और इसी के बगल में चौसा नामक स्थान भी पड़ता है, ठीक है। और चौसा नामक स्थान आप जानते होंगे। तो जो बक्सर है, यहाँ पर एक युद्ध होता है जो बाद में मीर जाफर के बाद जो बनता है मीर कासिम। कौन बनता है? मीर कासिम के मध्य होता है। सारी कहानी आप पीछे पढ़ चुके हैं इसमें। तो बताइए बक्सर युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर सन 1764 को, ठीक है। यहां से भारत की 3 शक्तियां लड़ रही हैं। एक अवध लड़ रहा है और दिल्ली का बादशाह लड़ रहा है और मीर कासिम लड़ रहा है। 3 शक्तियां एक साथ लड़ रही। और सोच के देखो, अभी देश का केंद्र सरकार लड़ रही, यानी बादशाह लड़ रहा, पूरा देश अंग्रेजों से हार जाएगा और इस प्रकार से पूरा देश अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। समझ जाओगे ना। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर डायरेक्टली कंट्रोल किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का। तो सोच के देखो, किसी क्षेत्र पर अगर आप वहां के नहीं है, कंट्रोल में हो गया, उस पर कंट्रोल पाने के लिए आप कोई ना कोई नियमावली तो बनाओगे ना। जो नियमावली बनाओगे उन्हीं को कहा गया क्या? कानून। और वो कानून जहां पर लिख के रखे गए उन दस्तावेजों को कहा गया संविधान। समझ बात? तो यही बात जरूर ध्यान रखेंगे। सन 1765 में क्या हुआ? तो इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि हुई तो उसके बाद भारत का ध्यान रखेंगे। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, अब यहाँ बनाया गया बंगाल का गवर्नर, उसका नाम क्या है? तो हमने सिखाया था, क्या सिखाया था कि जो बंगाल का गवर्नर है संवैधानिक रूप से बना दिया गया सन 1765 में। और 1765 में पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना? नाम है क्या? CHBK मैंने सिखाया था, उसे कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव। समझ जाओगे ना, लग जाएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1773 में आता है पहली बार भारत में रेगुलेशन करने के लिए, राज करने के लिए, ठीक। आप किसी क्षेत्र को जीतते हैं तो उस पर राज करते हैं, रूल्ड करते हैं, ठीक है। और उसके लिए कानून बनाते हैं, उन्हें अधिनियम कहते हैं। किसी दूसरे के द्वारा पास किया जाए तो उन्हें अधिनियम कहते हैं, ठीक है। तो भारत में आया सन 1773 में क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब आप पर नियंत्रण रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो पहली बार बताइए कानून कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो बताइए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो बताइए बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कब किया गया? सन 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और इस प्रकार से बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है? उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना? तो वो भी यही है, ठीक है। और यह ना हुए तो क्लियर कर देना, ठीक है ना। तो बताओ बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। लग जाएगा। उसके बाद सन 1773 के तहत ही सन 1774 में देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है। तो बताइए भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। कब हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कब हुई? 1774 में। याद रखोगे कब हुई? 74 में। कौन से कानून के तहत? 1773 के तहत। अच्छा, कहाँ हुई? कलकत्ता में। और जब हुई तो कोई इसमें बनेंगे ना न्यायाधीश वगैरह, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया उनका नाम है एलिजाह इम्पे। क्या नाम है? एलिजाह इम्पे। और 3 अन्य उनके सहायक थे, उनका नाम लेम्बेस्टर, चेम्बेस्टर और हाइड था। क्या नाम है? लेम्बेस्टर, चेम्बेस्टर और हाइड। नहीं याद रखोगे? ये 3 अहम नाम हैं। उसके बाद आता है सन 1700। आप यहां जानते हैं एक वारेन हेस्टिंग्स जो व्यक्ति है, वारेन हेस्टिंग्स ने एक नंदलाल नाम का ब्राह्मण व्यक्ति था, उसको क्या कर दिया? निर्दोष था, उसको फांसी चढ़वा दिया था, ठीक है। जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स पर क्या मुकदमा भी चला था। तो एक सवाल आता है कौन सा ऐसा गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या बर्क नामक सांसद ने महाभियोग चलवाया था, ठीक है। तो उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। गलत नहीं करोगे, पीछे पढ़ चुके हैं। आगे सन
चौरासी में आता है, सन 1784 में एक आया। अब कहेंगे, इन्हें कहेंगे चार्टर एक्ट। क्या कहेंगे? चार्टर एक्ट। तो सन 1784 में आया चार्टर एक्ट, ठीक है। इस पर कहा गया कि जो कंपनी है, कंपनी क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरह से अधिकार हो गया ब्रिटिश सरकार का। किसका? ब्रिटिश सरकार का। यानी पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया, यानी कंपनी पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया। किसका? ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। तो बताइए, इतना जानते रहिएगा, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला बात करते हैं। एक आया चार्टर एक्ट 1813। कौन आया? चार्टर एक्ट 1813। यहां से सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1813 में जो कानून आया उसे कहा गया चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 इसमें आया, जो कंपनी है, कंपनी पर पूर्णतः अधिकार अब सरकार का हो गया। यहाँ पर नियंत्रण था, यानी देख रेख थी, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार का पूरा अधिकार हो गया। समझ में बात? और दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, कहा जाएगा चाय और चीन से व्यापार का जो अधिकार था कंपनी को दिया गया, बाकी सब अधिकार किसके पास चले गए? सरकार के पास, ठीक। और पूरी तरह से अब अधिकार किसका हो गया कंपनी पर? सरकार का, ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। और यहीं पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजा ईसाई मिशनरियों को। तो बताइए, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ? सन 1813 के तहत। क्यों हुआ? क्योंकि जरा याद करिए, यहीं पर 1811 में एक नाम था जगमोहन। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई थे, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? अर्थात राजा राम मोहन राय की भाभी का नाम क्या था? आप जरूर बताएंगे, ठीक है। इन्होंने उनको जला दिया गया था, अर्थात सती कर दिया गया था, जिन्हें हम कहते हैं सती प्रथा, ठीक है। और फिर यहीं से राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद ये नहीं बचा सके, अंततः 1815 में इन्होंने एक आत्मीय सभा चलाया था। तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा कि जो भारत है, भारत में अगर नष्ट करना है तो देखा जाए तो ये खरगोशों को ये लग रहा था, यानी ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि जो भारत के रीति रिवाज हैं, इनसे यहाँ के हिंदू जनता ही खुश नहीं है। अब खुश नहीं है तो इसे कहते हैं धर्म परिवर्तन। और धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया, कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ दिक्कत है, आइए हमारे धर्म में चले आइए। उसके लिए भारत में अलग अलग संस्थाएं बनाई गई, जिन्हें कहते हैं ईसाई मिशनरी। जैसे आज भी चलते हैं, समझ पा रहे ना, इसे कहते हैं ईसाई मिशनरी। तो बताओ, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ? 1813 के तहत। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ध्यान रखना। बाकी हम वही बोल रहे हैं जो पेपर के लिए आवश्यक है, ठीक है। आगे हम आपको संविधान सिखा रहे हैं, केवल पढ़ा नहीं रहे हैं, इतना ध्यान देना। अगला आता है 1833 का चार्टर एक्ट। जरा सोच के देखिए, 1793 में आया था, 20 साल, और 20 साल के बाद फिर 20 साल, सोचिए 33, ठीक है। सन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल करके, पद का नाम बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी भारत का गवर्नर जनरल। तो बताओ, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके, पद का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कब किया गया? सन 1833 के तहत। याद रखोगे? कोई समस्या? 1833 के तहत कोई समस्या? ये जानते रहिएगा। आगे सवाल है, इसी समय 1833 में ही पहली बार सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। समझ जाओगे? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और इस प्रकार से भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वह लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है? सिखाया था, CHBK, ठीक है। क्लाइव हेस्टिंग बेंटिक कैनिंग, ठीक है। तो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, ठीक है। आगे बात करते हैं। सन 1833 के बाद 20 जुड़ा 1853, है ना। 20 साल बाद 1853 चार्टर एक्ट 1853 के तहत, ठीक है, ICS इंडियन सिविल सर्विस, इसकी प्रतियोगिता का, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या किया गया? खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या आप इसमें से बता सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट किसे कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से किसे जानते हैं? बताइए। तो इसको कहते हैं, ठीक, 1784 वाले को। देखिए, तो सन
1833 है, 1853 में आईसीएस यानी सिविल सर्विस की जो परीक्षा थी इसको शुरू कर दिया गया। तो बताइए सिविल सर्विस जो परीक्षा थी यानी आईसीएस की परीक्षा खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? इंपॉर्टेंट है 1853। कब किया गया? 1853। गलत न करना। और इसी समय 1853 के ठीक बाद 1854 में एक लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया। क्या? लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया। अब 1854 में ये वही समय है जिस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बना है? लॉर्ड डलहौजी। कौन बना है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वही है जो क्या कर रहा है? 1848 में सतारा को हड़प नीति के अंतर्गत मिला लिया। हड़प नीति को ही हम चूक का कानून भी कहते हैं, इसी को व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को हड़प नीति भी कहते हैं, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स भी कहते हैं। इतने नाम हैं, इनको याद रखना। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत पहला शिकार होने वाला कौन था? सतारा। ठीक है, झांसी 1853 में शामिल हुई थी। समझ जाओगे ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 1854 में क्या हो रहा? 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसके अंतर्गत लॉर्ड मैकाले को भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। बताइए, द फादर ऑफ सिविल सर्विस। ठीक है, तो किसे कहेंगे? लॉर्ड मैकाले को। समझ जाओगे ना, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने टबकन का सिद्धांत दिया। क्या कहते हैं? टबकन का सिद्धांत दिया। इसी ने भारत में कहा, इसने कहा था कि हम आने वाले समय में एक भारत को ऐसा भारत बनाना है जो यहाँ के लोग तो खून और शरीर से इंडियन हो, लेकिन वो सब के सब क्या हो? अंग्रेजी खरगोश हो। समझ जाएंगे ना, क्योंकि वो बोले अंग्रेजी, खाए अंग्रेजी, पिए अंग्रेजी, सब कौन करे? अंग्रेजी। ये किसका कथन है? ये इसका कथन है, लॉर्ड मैकाले का। समझ जाएंगे ना, इसी ने कहा था यदि किसी देश को बर्बाद करना है सबसे पहले उस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इसने बहुत सारे काम किए थे जो हमने इतिहास में बढ़िया सा आपको सिखाया था। ठीक है, और यहीं से हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी मीडियम की शुरुआत होती है। समझ जाएंगे ना, आगे बात करते हैं। सन 1854। ठीक है, सन 1854 के बाद यहीं पर क्या हुआ? यहीं पर डाक सेवा, रेलवे की शुरुआत होती है। रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? 1853 में। ये सब कुछ यही शुरुआत होती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ सबके यहाँ पर 1857 का समय आता है और इसी समय खूब कस के शोषण किया गया, भारत को ऐसा लूटा गया कि पूरी तरह से भारत कंगाली की राह पर खड़ा हो गया। और इस प्रकार से 1857 में क्या हुआ? धार्मिक भावनाओं के साथ भारतीयों को खेला गया। आप समझ सकते हैं, आपको चाहे जितना शोषण किया जाए, लेकिन जब आपके धार्मिक भावनाओं से अगर जो है खेला जाता है, समझ सकते हैं हम आप सभी क्या होते हैं? बम की तरह दग जाते हैं। ठीक है, और उठकर खड़े होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर 1857 क्रांति हुई जो आप सब पढ़े हैं। ठीक है, 1857 क्रांति हुई तो अब ब्रिटिश सरकार समझ गई कि शायद भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, भारत हाथ से निकल जाएगा। इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वहां का प्रमुख जो होता है उसे राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा। और राजा खोपड़िया पे ताज होता है, इसलिए कहते हैं ब्रिटिश ताज। उसी कहते हैं अंग्रेजी में क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन। इसी कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत हो गया, जो हमेशा 1858 से लेकर के सन 1947 तक रहा। इस समय तक क्या क्या हुआ आप इतिहास के पन्नों में बढ़िया पढ़ाई की। ठीक है, तो जानिए 1858 में जो भारत था आया एक भारत शासन अधिनियम। क्या आया? एक भारत शासन अधिनियम कब आया? अब जो भी आएंगे, अभी तक चार्टर एक्ट थे, अब जो भी ये नाम आएंगे ये सब के सब भारत शासन अधिनियम कहलाएंगे, भारत पर रूल्ड करने वाले। ठीक, अभी तक क्या था? अभी तक कंपनी कर रही थी, अब कौन कर रही है? कोई देश कर रहा है। ठीक है, तो 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म कर दिया गया कि अब नो इंडिया में नो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओनली क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है कि बताइए जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल था, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कब किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इस प्रकार से
भारत के वायसराय के पद पर बैठने वाला पहला मनई कौन बना? उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग वही है जो आपातकालीन मुख्यालय अपना इलाहाबाद को बनाया 1857 में, नहीं सीखे थे क्या? हमने सिखाया था, ये वही है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग समझ जाओगे ना, जरूर ध्यान रखेंगे। और यहीं पर एक नए पद का सृजन हुआ, उसका नाम पड़ा भारत सचिव। क्या नाम पड़ा? भारत सचिव। तो बताइए भारत सचिव नामक नया पद कब सृजन हुआ, किया गया? तो सन 1858 के तहत। समझ जाओगे ना। ये कौन होता था? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मंत्री रैंक का व्यक्ति होता था। कौन होता था? कैबिनेट मंत्री होता था। उसका मुख्य काम होता था भारत की, एक प्रकार से देख सोचो कि ये 2-3 उप प्रधानमंत्री मान लो ब्रिटेन का। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन और भारत के बीच में कितना अंतर आप सब जानते हैं। तो बताइए भारत सचिव कौन होता था? ये कैबिनेट मंत्री रैंक का वहां का व्यक्ति होता है, कैबिनेट मंत्री होता था। समझ जाओगे ना। तो इस बात को समझेंगे, ये नई पोस्ट भारत में बनाई गई और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य ये होता था। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होता था? संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। किसके? यानी कोई बात होती थी वो इसका मतलब केवल संसद से होता था, किसी और से नहीं, किसी और उत्तर नहीं दे सकता था। ठीक है, आगे अगला आया सन 1861 का चार्टर एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम 1861। इसमें जो वायसराय था, वायसराय कहा गया कि बिना किसी से पूछे जाचे आपातकाल की स्थिति में काउंसिल यानी परिषद से बिना अनुमति के ये अध्यादेश जारी कर सकता था। और इस अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है। सोचिए आज ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? जो आप जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो बताइए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ है? अनुच्छेद 123 में। ये कहाँ से है? यहीं से प्रेरित है। देखिए ना, आपसे बड़ी परीक्षाओं में सवाल ऐसे पूछता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1861। समझ जाओगे ना। ये इसकी अवधि 6 महीने के लिए। कितने? 6 महीने। आज भी तो यही है। ठीक है, आगे कानून निर्माण में भारतीयों को शामिल किया गया। ऐसे भारतीयों को कहते थे इस तरह काले होते हैं, ये कोई मतलब के नहीं है, इनको कोई सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर सम्मान दिया गया क्योंकि हमने 57 में कूटा था इन लोगों को। ठीक है, जितने वैशाख नंदन थे। समझ जाएंगे ना। तो इसमें जो कानून है, कानून बनाने के लिए भारतीयों को शामिल किया गया। और यहीं पर क्या किया गया? विधान परिषदों का गठन किया गया। और पहली बार जो विधान परिषद है मद्रास संयुक्त अवध प्रांत यानी उत्तर प्रदेश यानी यूपी है ना, और पंजाब, यहाँ पर पहली बार विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, और फिर आया सन 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें जो विधान परिषदें थी, विधान परिषदों में बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। ये VIMP पॉइंट है। सीधे सवाल आता है कि बताइए भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया? भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार सन 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया। समझ में आएगा कि कितना पैसा खर्च होना, नहीं ऐसे कहीं नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, इसका अधिकार दिया गया। इतनी बात समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, तो बताइए अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा की शुरुआत कब से होती है? बता सकते हैं आप? अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा की शुरुआत कब से होती है? 1854 में शुरुआत होती है। इसका शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मैकाले। टक्कर सिद्धांत लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान देंगे। और यहीं पर 1854 में पूर्ण डिस्पैच आया था, यह भी शिक्षा संबंधित है। इसके तहत विश्वविद्यालय बनाए गए। कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। ठीक, इनको आप जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे अब आता है भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909, इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अंतर्गत ये बात हुई कि इसमें इसी को हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था और मार्ले कौन था? ये भारत सचिव था, यही खरगोश था। ठीक, दोनों खरगोश थे। समझ जाओगे ना। तो इसके अंतर्गत भारत में पहली बार मुस्लिमों को सांप्रदायिक
निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। यानी इसमें यह कहा गया कि जो मुस्लिम हैं इनको अपने क्षेत्र में यानी मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे। इसे कहा गया सांप्रदायिक पंचायत। क्या कहा गया? सांप्रदायिक पंचायत अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत कहां से हुई? आंसर हो जाएगा 1909 से। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप सभी। ठीक है, चलिए ध्यान दें। जैसे इतना सारी कंडीशन हो गई, अब उसके बाद एक आता है भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत क्या हुआ? तो देखो, पहली बात तो भारत शासन अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले मिंटो, मार्ले ये इसमें देखा है तो नाम दुई है, मार्ले और मिंटो दुई खरगोश हैं। ठीक है, मार्ले कौन है? ये वही है जो अभी मैंने सीखा पीछे कि भारत सचिव पद का सृजन किया गया। तो भारत सचिव पद का जो सृजन किया गया ये वही है। भारत सचिव कौन है? मार्ले। कौन है? मार्ले। ठीक है, मार्ले भारत सचिव है और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों पदों के द्वारा जो 1909 में सुधार किए गए उन्हीं को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। देखो, मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया? क्योंकि आप सोचो 1905 में बंगाल विभाजन हो चला है। कौन? 1905 में बंगाल विभाजन हो चला है। 1907 में सूरत अधिवेशन हो चुका है ना? और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट चुकी है, नहीं बटी। और सोचो ये क्यों किया गया? 1906 में पीछे पड़ चुके हैं। 1906 में एक बन चुकी है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। क्या बन चुकी? मुस्लिमों के लिए एक पार्टी बन चुकी जिसे मुस्लिम लीग कहे, नहीं कहेगा? मुस्लिम लीग कहे। मुस्लिम लीग शुरुआत से ही चिल्ला रही थी भैया हमारी व्यवस्था की जाए, हमारी व्यवस्था की जाए, है ना? क्योंकि ये उसके लिए बनी ही थी। उन लोगों को सामंजस्य देने के लिए कहा बेटा ठीक कोई बात नहीं, जहां पर मुस्लिम है वहां पर तुम ही मुस्लिमों खाली चुनाव लड़ सकोगे, वही वोट दे सकेंगे। इस व्यवस्था कहा गया क्या? इस व्यवस्था कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्या कहा गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन किया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत वायसराय लॉर्ड मिंटो ने किया। किसने किया? लॉर्ड मिंटो। समझ जाओगे ना क्या किसने किया? आप समझ जाएंगे कि लॉर्ड मिंटो यानी जो दैत्य मिंटो था इसने शुरू किया था। समझ जाएंगे ना, इस बात को समझेंगे। दैत्य का मतलब दूत होता है और दैत्य माने जो आप समझते हैं वो भी होता है। अगर कह दिया गया था तो सहयोग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सवाल आता है 1909 में बताइए भारत सचिव कौन था? मार्ले था। वायसराय कौन था? मिंटो था। ठीक है, वायस इसके अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को स्थान दिया गया। कहा गया जो वायसराय होगा वायसराय के ऑफिस में भारत वाले मनई भी बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे। वैसे तमाम कार्यकारी परिषद में मतलब इतना होता है कि वायसराय के ऑफिस में जहां खरगोशे बैठते हैं खरगोशे नहीं बैठेंगे, अब यहाँ पर इंडियंस भी बैठेंगे। तो बताइए वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को अनुमति कब मिली? 1909 के अंतर्गत। ये सुधार किए गए। क्यों किए गए? गधे कूटे गए होंगे तो किए होंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं अधिकार मिलते नहीं है, अधिकार छीने जाते हैं। अधिकार छीनने के लिए तुम्हें अधिकार पहले पता होना चाहिए क्या होते हैं, है ना? तो ये हुआ। उसके बाद पहला वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जरूर ध्यान रखना। और इसी के अंतर्गत जो 1906 में मुस्लिम लीग बनी, इन लोगों को यानी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। कहा गया अब तुम लोग क्या करोगे? अपनी जगहों पर तुम चुनाव लड़ोगे। ठीक है, इस प्रकार से भारत में पूछा जाए 9 सवाल कि पृथक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? पृथक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या कहते हैं? समझ जाओगे ना। तो पृथक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दैत्य मिंटो, लॉर्ड मिंटो। क्या होता है समझ जाएंगे। तो बताओ भारत में पृथक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला आया 1900 कब? 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इसमें
इसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि ये सब नौटंकी हुई तो क्या इनका समर्थन हुआ होगा क्या इंडियंस के द्वारा, कांग्रेस को बैठी ना विरोध करने के लिए, इनका सबका विरोध किया गया, हमारे देश का बाटे लागू का, ठीक है। और इसी समय सोचो 1910, 1911, 1911 क्या हुआ, 1911 में ही तुम्हारे यहाँ पर क्या हुआ था, दिल्ली दरबार बना था 1912 में कलकत्ता राजधानी जो है, कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित की गई थी, कलकत्ता बनाई गई थी 1911 में, 1911 में जनगण मन गाया गया था, पहली बार नहीं हुआ का। और 1913 में क्या हो रहा, भारत में नोबेल प्राइज मिल रहा, नहीं मिल रहा क्या साहित्य क्षेत्र में, किसको मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को, आप समझ पा रहे होंगे। इसी समय कौन आ रहा, जॉर्ज पंचम आ रहा, कौन आ रहा, जॉर्ज पंचम आ रहा, और पहली बार ये जलीय मार्ग से आया और बंबई में एंट्री किया, इसीलिए उसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, उसी के याद में बनाया गया था, तो कहाँ है, बंबई में, समझ जाओगे ना। तो देखिएगा 1919 और इसके 1919 के पहले पहले कौन कौन सी ऐतिहासिक घटना घट चुकी हैं, 13 में हो गया, 14, 15 में गांधी का आगमन हो चुका, ठीक है, 16 में क्या हुआ, साबरमती आश्रम, 17 में क्या हुआ, 17 में आप जानते हैं कि चंपारण विद्रोह हो चुका, यदि चंपारण सत्याग्रह हो चुका, 18 मिल मजदूर खेड़ा, नाम सुने होंगे, 19 में क्या हुआ, 19 में बहुत बड़े बड़े कांड शुरू हो चुके हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख काम कौन हुआ, सबसे प्रमुख तुर्की वाला एक आ चुका था, कौन, तुर्की खलीफा पद को हटा दिया गया था, इसके लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हो चुका था, ठीक है। तो ये सब कांड हुए थे, तो देखो इतने बड़े बड़े काम हुए ना, इसमें से भारत सचिव कौन था, जो है मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान देना, इसके अंतर्गत कहा गया पृथक निर्वाचन दिया गया महिलाओं को, सिखों को, और ईसाइयों को और यूरोपियों को, समझ पा रहे हो ना। तो इनका सबका क्या समर्थन होगा का, भारतीयों के द्वारा नहीं, इनका और विरोध किया गया। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था शुरुआत हुई, द्विसदनीय व्यवस्था यानी अभी तक केवल एक ही सदन था, विधानसभा, विधान परिषद क्या था, विधान परिषद, अब इसको तोड़कर दो भाग कर दिया गया, एक बन गया लोकसभा और एक बन गया राज्यसभा। तो बताओ लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, समझ जाओगे ना। ये क्यों किया जा रहा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि देश में क्या प्रशासनिक व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। आगे भारतीय कार्यों की निगरानी के लिए एक नया पद बनाया गया, जिसे उच्चायुक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्चायुक्त, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोक सेवा आयोग का गठन यानी यूपीएससी का गठन 1919 के तहत ही किया गया, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में, आप बताएंगे। अगला केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। भारत में देखते होंगे बजट दो प्रकार से प्रस्तुत होते हैं, जैसे यूपी में रहते हो तो यूपी का बजट पेश होता है यूपी सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत होता है केंद्र सरकार के द्वारा। आप जानते होंगे बजट का मतलब साल भर में कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना बचा, कितना सरकार घाटे में गए, अब आगामी वर्ष के लिए कितना खर्च होगा, क्या होगा, ये होता है, इसी को बजट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको मेला जाना है तो मेला जाने के लिए आपको 500 रुपए खर्च करना है, तो 500 रुपए खर्च करने के लिए आप लेकर के जाते हैं, तो आपका बजट है। और उसके बाद आज मेला है, 500 रुपए लेकर गए, उसमें से आपसे 300 रुपए खर्च कर दिया, 200 रुपए बचा लिया, इसका मतलब समझ जाओ, घर पाओ बताओ 200 रुपया बच गए, तो घर वाले समझ जाएंगे कि मतलब हमारा लड़का बहुत मतलब बालक या बालिका बहुत अच्छा है, पैसा बहुत बचावत है, अगले दिन में अला हुई ना तुमका 300 रुपया मिली, समझ पाए बात को, इसको जानते होंगे। ये बजट होता है, क्या होता है बजट, ठीक वही देश में भी होता है, समझ में आई बात ना, लग जाएगा। तो बताओ ये बजट की बात समझ में, और इसमें कहा गया कि जो विधानसभाएं, राज्य विधानसभाएं हैं, ये अपना बजट स्वयं प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आगे अब आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की ही बातें ज्यादा संविधान में देखने को मिलती हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में किसकी बात देखने को मिलती है, नेहरू रिपोर्ट की, जो पीछे हमने सिखा दिया था, ठीक है। इसके अंतर्गत कहा गया कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो बताओ दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1935 के तहत, ठीक है। 1935 में नॉट सुप्रीम कोर्ट कब उद्घाटन कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को, और हीरा लाल जयकानिया ये पहले चीफ जस्टिस बनते हैं, नहीं CJI बनते हैं, ठीक, जानिएगा। तो इसको ध्यान देना, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 तहत हुई, और इसी समय संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार की स्थापना हुई, और इसी समय
अच्छा ये कैसे 1935 में कैसे? तो पहली बार हमने आपको सिखाया नहीं था का कि 1937 में क्या हुए थे, पहली बार अंतरिम सरकार गठन हुआ था, नहीं हुआ था का? 1900 याद करिए ना इतिहास में, 1937 में पहली बार देश में केंद्रीय सरकार गठन हुआ था, जिसके तहत 28 माह तक सरकार चली थी। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, जिनमें से द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों उठा करके भारतीयों को जबरन बहा दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने 28 माह तक सरकार चली थी और 8 राज्यों में सरकार थी, जिनमें से इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, नहीं दिया था क्या? इसी को 22 अक्टूबर को जो है मुस्लिम लीग ने किस दिवस में मनाया था? मुक्ति दिवस में मनाया था, नहीं मनाया गया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, नहीं मनाया था? ये वही वाली है, समझ पा रहे हो ना? 22 अक्टूबर नहीं 16 अक्टूबर है, ठीक है? इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, ये वही है, ठीक है? तो पहली बार संघीय सरकार गठन हुआ और यहीं पर केंद्र व राज्य, क्या केंद्र व राज्य, इनमें शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, यानी केंद्र सरकार के पास इतने पॉइंट आए और राज्य सरकार में इतने आए और समवर्ती सूची में इतने आए, ठीक है? उसके बाद यहीं पर जो द्वैध शासन की बात करते हैं, द्वैध शासन कहते हैं डायआर्ची, क्या कहते हैं? डायआर्ची। प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब 2 लोगों का शासन, ठीक? आगे इसी समय आरबीआई अधिनियम 1934 आया, क्या? आरबीआई अधिनियम यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 आया। इसके तहत भारत में कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। तो बताओ आरबीआई की स्थापना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर पूछा जाता है, कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। ध्यान रखोगे किसके तहत? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, इतना याद रखोगे। आगे अगला आता है 1900, हमने बताया था पहली बार संविधान निर्माण की बात कहाँ की गई थी? 1940 में अगस्त प्रस्ताव, नहीं आया था? और 1946 में आया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के तहत कहा गया ठीक है संविधान बनाइए। तो बताइए संविधान बनाने या संविधान निर्माण की शुरुआत कब होती है? भैया कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, ये VIMP पॉइंट है, नाट 1935 साल, ठीक? तो संविधान निर्माण की शुरुआत कब होती है? 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, समझ जाओगे ना? और यहीं पर भारत में जब संविधान निर्माण की शुरुआत होती है तो पहली बार यहीं पर अंतरिम सरकार का गठन होता है। किसका गठन होता है? देश में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन होता है। और जो अंतरिम सरकार का जब गठन होता है तो यहाँ पर कुछ अहम बिंदु ध्यान दिए जाते हैं। अब यहाँ से आपका संविधान प्रारंभ होगा, क्या होगा? संविधान प्रारंभ होगा, ठीक है? अब थोड़ी सी बात जान लीजिए, अक्सर 3 सवाल पूछे जाते हैं। संविधान सभा, क्या? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। पहली बात संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई? ध्यान रखना, संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई? सेंट्रल हॉल, दिल्ली। सेंट्रल हॉल वही जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, ठीक? सेंट्रल हॉल, दिल्ली। कितनी बैठकें हुई? कुल मिलाकर के 12 बैठकें हुई थी। कितनी? 12 बैठकें हुई थी। अच्छा, जिनमें से कितने सत्र हुए? 11। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। कब हुई? 24 जनवरी 1950। पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? जो सवाल पूछता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अब इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुढ़वा थे, बुजुर्ग थे, इनके सम्मान में इनको बना दिया गया। समझ जाओगे, जिनको अस्थायी अध्यक्ष कहा गया। तो बताओ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। समझ जाओगे। इसके ठीक 2 दिन की बाद 11 आता है ना, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। कौन हुई? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और कहा गया इसका अध्यक्ष चुना जाए। तो अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुना गया डॉक्टर प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही स्थायी अध्यक्ष हो गए। तो बताओ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना याद रखोगे। तीसरा सवाल, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई, क्या? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक कब हुई? तो 2 जोड़ते जाइएगा। 13 दिसंबर 1946। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इतनी बात समझ जाओ ना। तीसरी बैठक कौन सी?
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और इस तीसरी बैठक में कौन सा तीर मारा गया? इसमें पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या? तो बताओ, पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 बैठक पूछा जाए, तीसरी बैठक में। ठीक है, और इसे जब प्रस्तुत किया गया तो अगले वर्ष 22 जनवरी कब? मार्क करो, बेकार हो गया। 22 जनवरी इंपॉर्टेंट है, जनवरी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक, कई दिन की बात है, आप देख लेना। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और स्वीकार करना कहते अंगीकार करना। क्या करना? उद्देश्य प्रस्ताव कैसे? कि हमारा संविधान होना कैसा चाहिए, हमारा भविष्य का भारत होना कैसा चाहिए, सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें इसमें लिखी गई। इसे प्रस्तावना या संविधान प्रस्तावना या उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव या प्रीएम्बल कहते हैं। समझने बात? इसको कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ? सर्वसम्मत से 22 जनवरी 1947 को। इसी कहते हैं अंगीकार करना, स्वीकार करना या एडॉप्ट करना या लागू करना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे। और अब यहीं से शुरुआत हो जाता है संविधान निर्माण। क्या शुरुआत होता है? संविधान निर्माण, जिसके लिए सरकार बनाई गई, अंतरिम सरकार। क्या बनाई गई? अंतरिम सरकार। फिर आगे बनते हैं, समितियां बनती हैं। कुल मिलाकर के 13 समितियां बनाई जाती हैं और इनमें से मुख्य समितियां 7 होती हैं। कितनी? 7, जिनके प्रमुख रूप से अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्ष बनते हैं जिनके डॉक्टर अंबेडकर। कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर अंबेडकर। क्यों? ये कहानी फिर बताएंगे और अगले कहानी। धन्यवाद।